नमस्कार दोस्तों, हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 में 25 फरवरी की जो सेकंड शिफ्ट थी ना, उसके कुछ क्वेश्चन तो हमने कल बता दिए थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन बाद में हमें और मिले। ठीक है, तो अब हम जो पेंडिंग क्वेश्चन है ना, उन सभी क्वेश्चंस का एनालाइज करने वाले हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यार हमारे पास ना वही क्वेश्चन होते हैं जो आप सभी हमें भेजते हैं। ठीक है, तो अगर आप जेन्युइन क्वेश्चन भेजोगे तो हम आपको जेन्युइन क्वेश्चन ही बताएंगे। ठीक है, बाकी अभी जितने भी हम क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं वो सभी जेन्युइन है, सेकंड शिफ्ट की एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो उससे पहले अगर वीडियो पर पहली बार आए हो तो वीडियो को एक लाइक दबा दीजिए और जो चैनल है ना उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। यार आपके एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। हमारा पहला क्वेश्चन है कि 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था जिसमें करो या मरो का नारा दिया गया। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। यह आंदोलन अगस्त 1942 में शुरू हुआ था और इस आंदोलन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, जैसे कि यह आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चला था। इस आंदोलन का मकसद भारत से ब्रिटिश शासन को खत्म करना था। ठीक है, और इस आंदोलन को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बॉम्बे सत्र में अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इस आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के गोवालिया टैंक मैदान में हुई थी। इस मैदान को अब मुंबई में अगस्त क्रांति मैदान के नाम से भी जाना जाता है। इस आंदोलन में महात्मा गांधी ने लोगों से करो या मरो का आग्रह किया था। इस आंदोलन ने जनता की आजादी की भावना को मजबूत किया था। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि यूरिया में कौन से घटक या तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, तो यूरिया में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तत्व होते हैं। यूरिया को कार्बोमाइड भी कहा जाता है। यह एक कार्बनिक यौगिक भी है। और यूरिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, जैसे कि यूरिया का रासायनिक जो सूत्र है वो CH4N2O या NH2CO NH2 होता है। ठीक है, यूरिया एक नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है। यूरिया पानी में आसानी से घुलनशील होता है। यूरिया एक सफेद दानेदार ठोस और थोड़ा हिड्रोस्कोपिक उर्वरक होता है। यूरिया को घोल के रूप में स्प्रे से लगाया जाता है। यूरिया अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम साइनामाइड सभी नाइट्रोजन उर्वरकों के उदाहरण हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु ऊर्जा विभाग के निर्देशक कौन हैं। तो गाइज, परमाणु ऊर्जा विभाग के निर्देशक हैं श्री अचलेश्वर सिंह। ठीक है, और जो उपनिर्देशक हैं वो हैं सैयद मासूम रजा, और जो सहायक निर्देशक हैं वो हैं श्री मनोज शुक्ला। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार से अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो हमने कल करवाया था, लेकिन आपने बोला कि इस क्वेश्चन में ना थोड़ा चेंजिंग है, यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार है, तो आज हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार के बारे में बता लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार से अर्थव्यवस्था पर कई तरह के प्रभाव पड़ते हैं, जैसे कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार होता है, देशों के विकास में योगदान होता है, आर्थिक अवसर पैदा होते हैं, लोगों का जीवन स्तर सुधरता है, विदेशी मुद्रा की कमाई होती है। ठीक है, वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, देशों को उच्च गुणवत्ता वाले सामान बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, लोगों को प्रतिस्पर्धी कीमतों का लाभ मिलता है, नवाचार को बढ़ावा मिलता है, राष्ट्रीयों के आर्थिक विकास में योगदान होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कुछ नुकसान भी होते हैं, जैसे कि आयातित वस्तुओं पर अत्यधिक निर्भरता बढ़ जाती है, देश अन्य देशों पर निर्भर हो जाते हैं, संकट के समय देश को इसी बात का नुकसान भी उठाना पड़ता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 42वें संविधान संशोधन में कितने नीति निर्देश तत्वों को जोड़ा गया। ठीक है, तो भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन में 4 नीति निर्देश तत्वों को जोड़ा गया, और वो 4 नीति निर्देश तत्व हैं अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 43A, अनुच्छेद 48A। ठीक है, यह नीति निर्देश तत्व राज्य के लिए नीति, कानून और नीतियां
बनाते समय ध्यान में रखे जाते हैं। ये भारत के संविधान भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में शामिल हैं। और 42वें संविधान संशोधन से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए, जैसे कि इस संशोधन के जरिए संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए। इस संशोधन के जरिए मौलिक अधिकारों के दायरे का भी विस्तार किया गया। इस संशोधन के जरिए लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं का कार्यकाल जो 6 साल कर दिया गया, ठीक है। और इस संशोधन के जरिए संसद और विधानसभाओं में गणपूर्ति की जरूरत को खत्म कर दिया गया। और जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें हमारे मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया और इनको संविधान के 51A में जोड़ दिया गया, ठीक है। ये भी पॉइंट कई बार पूछा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साल 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की साक्षरता दर कितनी है? तो साल 2011 की जनगणना के मुताबिक एसटी की साक्षरता दर 59% थी, ठीक है। वहीं देश की कुल साक्षरता 73% थी। अनुसूचित जनजाति से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए, जैसे कि अनुसूचित जनजाति भारत के संविधान में मान्यता पाने वाले आदिवासी लोग हैं। साल 1961 में अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर 8.5% थी। साल 2011 में अनुसूचित जनजाति के पुरुषों की साक्षरता दर 71% और महिलाओं की साक्षरता दर 54% थी, ठीक है। और अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर में सुधार के लिए सरकार ने कई शैक्षणिक कार्यक्रम और योजनाएं भी चलाई, ठीक है। ये सभी पॉइंट आपको याद रखना है। गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री हर घर सोलर योजना कब लागू की गई? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2024 में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को लॉन्च किया था। इस योजना के तहत 300 यूनिट तक बिजली फ्री मिलती है और साथ ही अपने घर की छत पर सोलर रूफटॉप लगवाने के लिए सरकार की ओर से सब्सिडी भी दी जाती है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त के दरबार में कौन सा यूनानी राजदूत आया था? चंद्रगुप्त के दरबार में मैगस्थनीज नाम का यूनानी राजदूत आया था। मैगस्थनीज को सेल्यूकस प्रथम निकेटर ने भेजा था। मैगस्थनीज एक इतिहासकार और राजदूत भी था। और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए, जैसे कि मैगस्थनीज का जन्म 350 ईसा पूर्व हुआ था। मैगस्थनीज की मृत्यु 290 ईसा पूर्व हुई थी। मैगस्थनीज ने भारत की 2 प्रमुख नदियों सिंधु और गंगा का वर्णन किया था। मैगस्थनीज ने मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र का भी दौरा किया था, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी राज्य का नाम कौन बदल सकता है? तो भारतीय संविधान के मुताबिक किसी भी राज्य का नाम बदलने का अधिकार देश की संसद को है, ठीक है। संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा को इस प्रस्ताव में साधारण बहुमत से वोट देना होता है। इसके बाद राष्ट्रपति की सहमति लेनी होती है। राज्य का नाम बदलने की जो प्रक्रिया है वो ये है, जैसे कि राज्य सरकार विधानसभा में पारित करती है। इसके बाद प्रस्ताव को केंद्र सरकार के पास भेजा जाता है। सरकार तय करती है कि राज्य का नाम बदलेगा या नहीं, क्योंकि वहां 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगर प्रस्ताव पास हो जाता है 2/3 बहुमत से, तो नए नाम पर संवैधानिक संशोधन के साथ एक राष्ट्रपत्र जारी किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के मुताबिक संसद को किसी भी राज्य के क्षेत्र सीमाओं या नाम को बदलने की शक्ति है। संसद देश को घटा या भी बढ़ा सकती है या किसी राज्य को सीमा में भी ले सकती है, ठीक है। गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश धर्मनिरपेक्ष देश है? तो इसका आंसर है नेपाल। नेपाल 1962 के संविधान के तहत हिंदू राष्ट्र बना था और इसे बनाने वाले किंग महेंद्र थे। नेपाल में राजशाही खत्म होने के बाद संवैधानिक व्यवस्था की नींव पड़ने के साथ ही नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के तौर पर स्थगित हुआ। इससे पहले राजशाही के दौरान साल 2008 तक नेपाल एक हिंदू राष्ट्र था। गाइस, एक क्वेश्चन हमें भेजा हुआ था कि मोहिनी अट्टम की स्थापना से रिलेटेड। तो मोहिनी अट्टम नृत्य शैली की स्थापना 18वीं शताब्दी में
त्रावणकोर के महाराजा स्वाति तिरुनल के दरबार में हुई थी। हालांकि कुछ विद्वानों का मानना है कि इसकी उत्पत्ति दूसरी या तीसरी शताब्दी में हुई थी। और मोहिनीअट्टम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए, जैसे कि यह एक शास्त्रीय नृत्य है, यह केरल की एक शास्त्रीय नृत्य शैली है, यह एक भक्ति नृत्य है जो हिंदू भगवान विष्णु को समर्पित है। यह नृत्य शैली भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी और उड़ीसी नृत्य का मिश्रण है। यह नृत्य शैली मुख्य रूप से अकेली महिला नर्तकी द्वारा किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एक भेजा हुआ था कि 2023 में सर्वश्रेष्ठ झांकी किसे चुना गया। तो साल 2023 के गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला था। यह झांकी राज्य के वन्य जीवन और धार्मिक स्थलों को दिखाती थी। इसके अलावा इस परेड में कई और बेहतरीन झांकियां भी देखने को मिली थी। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ झांकियों की एक सूची है वो देख लीजिए। जैसे कि उत्तराखंड की झांकी ने राज्य के वन्य जीव और धार्मिक स्थलों को दिखाया था। महाराष्ट्र की झांकी ने 3.5 शक्तिपीठ और नारी शक्ति को दिखाया था। उत्तर प्रदेश की झांकी ने अयोध्या दीपोत्सव को दिखाया था। गुजरात की झांकी ने स्वच्छ हरित ऊर्जा कुशल गुजरात को दिखाया था। जनजातीय कार्य मंत्रालय की झांकी ने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय को दिखाया था। तो गाइज यही थे आपके 25 फरवरी की जो सेकंड शिफ्ट थी ना, उसमें आए हुए कुछ क्वेश्चन। ठीक है, बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक दबा दीजिए और जो चैनल है ना उसको सब्सक्राइब कर लीजिए यार। आपके एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए ना तो पीडीएफ हमने टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दी है। तो अगर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक चाहिए तो कमेंट कर दीजिए पीडीएफ। ठीक है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी यार सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।